రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చలో భాగంగా ప్రధాని మోడీ రాజ్యసభలో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. शिक्षा शायद न भी मिली हो, जैसा आप वर्णन करते थे, जो रिपोर्ट कार्ड अभी दे रहे थे आप कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो सब होते हुए भी ये देश है जो अपनी भीतर की बुराइयों से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, तड़प रहा है। ये कोई भी राजनेता हो, दल कोई भी हो, ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस देश में ऐसे जन हैं, ऐसे नागरिक हैं जो अपनी बुराइयों को खिलाफ लड़ने के लिए कष्ट झेलने के लिए तैयार होते हैं, कठिनाई झेलने के लिए तैयार होते हैं और बुराइयों से निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। और इसलिए हमने भी इस बात को समझना होगा। हम ये भी जानते हैं। मेरा 1 मिनट सर, सॉरी, ऐसे चलते रहेंगे क्या? Should you accept it? I also have some experience. Yes, that's what I'm saying. Is the running commentary allowed in the house? Honorable Is the Prime running Minister, commentary allowed in the house? Please. Is the running commentary allowed in the house? मर्यादा है, सब संस्कार होना चाहिए। सभापति महोदय जी, Please silence. आपकी अध्यक्षता के नीचे सब चल रहा है। हम तो पिछले सत्र में Silence, please. मनमोहन सिंह जी ने अपने विचार रखे थे। ये बात सही है कि अभी शायद एक किताब निकली है आपकी तरफ से, उसकी फॉरवर्ड डॉक्टर साहब ने लिखी है। मैं जब आपका रिपोर्ट देख रहा था, मुझे लगा शायद इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं तो किताब में उनका योगदान होगा, लेकिन पता चला किताब किसी और ने लिखी, फॉरवर्ड उन्होंने लिखी है। तो उनके भाषण में भी मुझे ऐसा लगा, उनके भाषण में भी ऐसा लगा कि शायद ये बात बड़ी समझने की है। पिछले करीब 30-35 साल से। शर्मा जी बैठ जाइए। Please sit down. Please sit down. करीब Please sit down. 30-35 साल से Please. जो शब्द मैं बोला भी नहीं वो समझ Stop गए। interrupting. Please. Please sit down. जो शब्द मैं बोला नहीं उसका अर्थ समझ गए, ये बड़ी गजब की बात है जी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय व्यक्ति हैं, और हिंदुस्तान में पिछले 30-35 साल भारत के आर्थिक निर्णयों के साथ उनका सीधा संबंध रहा और निर्णायक भूमिका में रहा है। 35 साल तक इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। और इसलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। Please, please. Let's
Let's sit down. Sit down. Please sit down. Please. Order in the house, please. Order in the house, please. Please sit down. Please sit down. Everyone, go back to your places. No, you can't do this. No. You can't do this. Sit down, everyone. Order, please. Please sit down. Please sit down. Everyone back to your places. Everyone back to your places. Go back to your place. आप बैठ जाइए. नहीं. विप्लव जी आप जाइए अपनी जगह पे वापस जाइए. Please go back. Please go back. Please go back. Please go back. Please. Please, I am appealing to the honorable members. Please sit down. Please. Please. This is not. You can't do this, please. Sit down. Everybody sit down. Very beginning, Mr. Anand Sharma and their friend are trying to disturb. ये सब नहीं चलेगा. आप अपनी बात कह करके और सुनना नहीं. आप सच्चाई सुनना पड़ेगा आपको. आप सच्चाई. Please go back to your place. आप सच्चाई सुनना पड़ेगा. Please, no. Please go back. सच्चाई तो आपको Please go back to your सुननी place. पड़ेगी. Please go back to your place. आप बिना सुने भाग रहे हैं. I appeal to honorable members to sit down. बिना सच्चाई सुने भाग रहे हैं. सर ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते और हमेशा सच्चाई सुन देख करके ये भागते हैं. Sit down, please. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. इतनी गंदी बातें कही गई हमारे प्रधानमंत्री के बारे में. Please maintain the decorum of the house. डॉक्टर साहब ने क्या कहा नोटबंदी के बारे में. हम लोग चुप रहे. भाई आप लोग क्या कर रहे I हैं? request you, please. I request you to go through the records. The Prime Minister was called as Hitler. The Prime Minister was called as Mussolini. The Prime Minister was Which called as record are you referring to? Yes, it happened in the house. The same party. Appropriate the same people. action What would are have the- been taken. What are the trying to preach us? Please don't do Counsel this. मत कीजिए. Don't do हमको सिखाइए मत. Let us concentrate Inside the house and on outside the house. proceedings कितना अपमान now. किया प्रधानमंत्री Please, का. Venkaiah ji. I am very sorry, sir. बैठ I जाइए. am very जाइए. sorry, sir. The chair should keep the sentiments of the all sides of the house. They have insulted the Prime Are you Minister. suggesting that it is not? Are you suggesting that? No, I never said it. You understand our pain. I understand everybody's sentiment. The Prime Minister who has been elected Will you with please sit complete down, majority of the Venkaiah house, the ji? entire world. Venkaiah is appreciating ji, the Prime Minister. please. And these people call Prime Minister by Please name. sit down. They are Please sit divided. down. They are divided. They are Everybody confused. sit down. Everybody sit down. No, go back to your place. Just go back to your place. Everybody sit down. Please. That's enough. Please sit down, everyone. Please, everyone sit down. Honorable Prime Minister, please. आदरणीय सभापति जी, इतने बड़े पद पर रहे हुए व्यक्ति ने सदन में जब लूट और ब्लंडर जैसे शब्द प्रयोग किए थे तो 50 बार उधर भी सोचने की जरूरत थी कि मर्यादा अगर लांघते हैं तो सुनने की भी तैयारी थी और हम उसी कॉइन में वापस देने की ताकत रखते हैं जी और संविधान की मर्यादाओं में रह करके करते हैं। लोकतंत्र का आदर करते हुए करने वाले लोग हैं, लेकिन किसी भी रूप में पराजय स्वीकार ही नहीं करना, ये कब तक चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि सामान्य जन को
आंदोलित करने के बहुत प्रयास हुए थे। और आज हम देखते हैं देश में कहीं एक छोटा अकस्मात भी हो जाए तो भी 2-4 गाड़ियां जला दी जाती है, कहीं बस भी लेट आ जाए तो भी 1-2 बस जला दी जाती है। ये बाय एंड लार्ज क्या प्रभाव होंगे वो तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन ये दृश्य रोजमर्रा की घटनाएं हैं। लेकिन हमारे भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए देश का मन इतना प्रतिबद्ध है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी ऐसी कोई घटना उन्होंने होने नहीं दी। और पूरे विश्व के सामने भारत के लोगों के इस सामर्थ्य को हमने गर्व के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, हमें इसकी बात करनी चाहिए। और तभी जाकर के मैं समझता हूं कि इस बात को दुनिया समझ पाएगी कि हम किस प्रकार के सोचते हैं। मैं आज एक और बात भी उल्लेख करना चाहता हूं कि मसला ऐसा था, हम और सीताराम जी की विचारधारा अलग है तो विचारों की प्रस्तुति अलग हो तो स्वाभाविक है। लेकिन ये एक ऐसा विषय था, जब मैं सोच रहा था तो मुझे पूरी कल्पना थी कि सीताराम जी और उनका दल हमारे साथ रहेगा, इस काम में हमारे साथ रहेगा। और उसका कारण था, कारण ये था आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ज्योतिर्मय बसु 1972 में उन्होंने वांचू कमेटी का रिपोर्ट हाउस में रखने के लिए बड़ी मांग की और बहुत बड़ा उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सरकार मानती नहीं थी, उसको प्रस्तुत नहीं कर रही थी। आखिरकार वो एक कॉपी ले आए, उन्होंने खुद ने टेबल पे रखी, उन्होंने खुद ही ज्योतिर्मय बसु जी ने उस रिपोर्ट को टेबल पे रखा, प्राइवेट मेंबर कराते। और उनका जो भाषण हुआ था उस दिन, वो आज भी बहुत प्रस्तुत है। उन्होंने कहा था 26 अगस्त 1972, सर 12 नवंबर 1970 को इस शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कमेटी की प्राथमिक सिफारों में से एक था विमुद्रीकरण। सर, श्रीमती इंदिरा गांधी काले धन के दम पर ही बची हुई है, उनकी राजनीति काले धन से ही जीवित है। इसलिए न सिर्फ इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, बल्कि 1.5 साल तक दबाए भी रखा गया। ये ज्योतिर्मय बसु जी ने 26 अगस्त को 1972 को कहा था। दोबारा 4 सितंबर 1972 लोकसभा में भाषण करते हुए ज्योतिर्मय बसु जी ने कहा था, मैंने विमुद्रीकरण और अन्य उपायों की सिफारिश की है, मैं अब उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सरकार को ईमानदारी के साथ लोगों का सहयोग करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका सरकार का चरित्र है एक ऐसी सरकार जो काले धन की है, काले धन द्वारा है और काले धन के लिए है। ये 1972 की बात मैं कर रहा हूं जी। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता 4 सितंबर 1972 को ये कहा है। इतना ही नहीं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हरकिशन सिंह जी सुरजीत, उन्होंने 27 अगस्त 1981 इसी सदन में उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा, काले धन पर लगाम लगाने के लिए क्या सरकार
वाकई कोई गंभीर कदम उठाना चाहती हैं? क्या 100 रुपये के नोट को बंद करने जैसे फैसले लिए जा सकते हैं? ये सवाल सुरजीत जी ने भी इसी सदन में 1981 में उठाया था। और इसलिए खास करके लेफ्ट से मेरा आग्रह है कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, और आप देंगे, मैं आशा करता हूं। आप अपने विचार व्यापक रूप से जरूर रखते रहे हैं, लेकिन ये काम ऐसा है जिससे आप अलग हो ही नहीं सकते। आपका कैरेक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, बातें करते हैं ना भैया। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पास, ये कहीं से आ जाओगे। सवाल यह है कि तरीका क्या? आपने जिस तरीके से किया काला धन खत्म। बैठिए प्लीज सिट डाउन। सीताराम जी प्लीज सिट डाउन। ये तो समय बताएगा। प्लीज सिट डाउन प्लीज। ये बात सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इतने कड़े फैसला लेना, आमतौर पर लोग मानते हैं भाई पॉपुलिस्ट कदम लेना ये लोकतंत्र का स्वभाव बन जाता है, शॉर्ट टर्म गोल को लेकर के करना स्वभाव बन जाता है, और इसलिए इतना बड़ा फैसले को समझने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। तो उसमें मैं किसी का दोष नहीं देता हूं। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, जो आज इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी समझ आएगा कि इतना बड़ा फैसला कितना बड़ा देश का भला करने की संभावनाएं लेकर के आया है, और हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर डिजिटल व्यवस्था के संबंध में चर्चा हो रही है। मैं हैरान हूं, जो जितने भाषण हुए सामने से, इस देश में ये नहीं है, टिकना नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, टॉयलेट है तो पानी नहीं है, पता नहीं जात जात का बोले। मैं सोच रहा था ये जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है वो 70 साल के हिंदुस्तान की सरकारों का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे। जो भी बोल रहे थे ये नहीं है तो 70 साल का ये रिपोर्ट कार्ड है। आज 70 साल में मेरा कंट्रीब्यूशन 2.5 साल का ही है। ये हमने, हाँ, आपने टॉयलेट बनाया तो मैंने ताला लगा दिया क्या? आपने रोड बनाया तो मैंने उखाड़ के फेंक दिया क्या? आपने पानी का नल डाला था और मैंने आकर ट्यूब काट दी क्या? ये हकीकत है। कोई ये नहीं कहता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में डिजिटल व्यवस्था है। कौन कहता है? सवाल ये है कि माइंडसेट बदलने के लिए जहां संभावना है वहां हम इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली शहर में संभावना है, चलो भाई दिल्ली से शुरू करो। हम लोग पॉजिटिव कुछ कंट्रीब्यूट करो। बिहेवियरल चेंज का विषय है। अगर कलकत्ता के लोगों के पास मोबाइल फोन है, कलकत्ता में लोगों के पास अगर डिजिटल कनेक्टिविटी, वहीं से शुरू करो। हो सकता है दूर सुदूर बांग्लादेश के बॉर्डर के गांव में नहीं होगा, ये कहना। और दूसरा, हम इस बात का तो गीत गाते रहते थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, टिकना कर दिया। अब जब उसको लागू करने की बात आई तो हमें तकलीफ हो रही है। आवश्यकता है। दूसरा, हम शब्दों का खेल खेलते हैं। हर कोई मानता है भाई, किसी भी बच्चे को पूछो, वे स्कूल डेली जाते हो? किसी को भी, आपके भी संतानों को मैं पूछूंगा तो ये कहेंगे हाँ डेली जाता हूं। लेकिन मुझे भी मालूम है, उसको भी मालूम है, संडे को नहीं जाता है। सबको मालूम है। तो ये स्वाभाविक, उसी प्रकार से देश में कैशलेस का मतलब है धीरे धीरे समाज को इस प्रकार की पेमेंट की दिशा में ले जाना। दुनिया में आज भी बड़े बड़े समृद्ध देश भी चुनाव करते हैं तो बैलेट पेपर छाप करके थप्पे मार के चुनाव करते हैं। जिस दिन को अनपढ़ माना जाता है, ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बटन दबा करके वोटिंग करता है। जिस दिन बटन दबाने की व्यवस्था आई होगी, किसी ने सोचा होगा कि इतनी टेक्नोलॉजी हमारे देश का गरीब से गरीब आदमी हड़प कर सकता है? यानी कि हम अपने देश की शक्ति को कम ना आके, हाँ हमको लगता है कि ये रास्ता ही गलत है तो ठीक है, लेकिन असुविधा है, तकलीफ है, इसलिए छोड़ देना वो सही नहीं है। असुविधा होगी, व्यवस्थाएं कम होगी, लेकिन आगे तो बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के अंदर कुछ लोग कहते हैं दुनिया में कोई देश है क्या? दुनिया के कई देश, मैं हैरान हूं, आनंद शर्मा जी कह रहे थे, आप आश्चर्य होगा, कोरिया ने
कोरिया ने डिजिटल जाने के लिए जो इंसेंटिव स्कीम बनाई है, इतनी बड़ी मात्रा में आई, ये कह रहे हैं आप करोड़ों रुपया डिजिटल को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो। अब जो भीम ऐप बनाई है, भीम ऐप में एक नए पैसे का खर्चा नहीं है, बिना खर्चे ट्रांजैक्शन हो रहा है, 1 रुपया का किसी बैंक को, किसी को कोई कमीशन नहीं जाता है। और इसलिए दुनिया पेपरलेस, प्रीमाइसिस लेस बैंकिंग की तरफ जा रही है। भारत को पीछे रहने का कोई कारण नहीं है। हमने भी, हां, हो सकता है हमारी व्यवस्थाएं कम होगी तो थोड़ा साल, 2 साल और ज्यादा लगेंगे, 5 साल और लगेंगे, लेकिन शुरू करना या ये दिशा गलत है, ये विचार मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं होगा। हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए इसको प्रमोट करने के लिए, अपने अपने इलाके में भी लोगों को हमने समझाना चाहिए और उस दिशा में हमने आगे बढ़ाना चाहिए। आप देखिए हमारे देश में रेलवे सामान्य मानवी जाता है, आज 60 से 70% रेलवे में ऑनलाइन बुकिंग होने लगा है। उनका पेमेंट ऑनलाइन, अगर वो टिकट कैंसिल करते हैं तो ऑनलाइन पैसा वापस जा रहा है। आज बहुत से परिवार हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको अगर बिजली का बिल भरना है, पहले बिजली का बिल भरने के लिए आधे दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी और जाकर के दफ्तर में, आज वो घर में रात को 12 बजे आकर के अपने मोबाइल फोन से बिजली का पेमेंट दे रहा है। सुविधा बढ़ती चली जा रही है। अगर ये सुविधा वैज्ञानिक तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से मिलती है तो हमने, हां, उसकी कमियों की चिंता जरूर करनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल भी कोई कमी आती है तो उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन ये कल्पना ही गलत है। अगर ये नेगेटिविटी लेकर के हम चलेंगे तो हम देश का कोई भला नहीं कर सकते हैं। रुपए कार्ड, अभी अनुज जी बता रहे थे, इस देश में जनधन अकाउंट के साथ 21 करोड़ लोगों को रुपए कार्ड दिए हैं और आपको अंदाज नहीं है इसका ताकत क्या होती है। आमतौर पर जेब में ये कार्ड होना ये बड़ा प्रेस्टिजियस बन गया एक वर्ग के लिए, पेमेंट करना तो कार्ड से निकालना, ये भी हवा बन गई। ये गरीब का तो विषय ही नहीं है जी। अभी मुझे अनंत कुमार जी बता रहे थे, वो बेंगलोर से आ रहे थे, तो उनके साथ कोई आईटी प्रोफेशनल कोई बैठे थे, तो उन्होंने अपने ड्राइवर की घटना सुनी। बोले उनका ड्राइवर बहुत खुश है इस डिमोनेटाइजेशन से। तो बोले क्यों? बोले देखिए आज कोई बड़ा आदमी कार्ड रखता है, मैं भी कार्ड रखता हूं। वो कार्ड दिखाने लगा, उसको बड़ा आनंद था। अब देखिए ये समाज के सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी एक